हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को। दोस्तों, याद करें वो दिन जब हमने राजनीतिक व्यवस्था से पहले उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को पढ़ा था। दोस्तों, धार्मिक व्यवस्था को पढ़ते टाइम मैंने ये कहा था कि अगर हम उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को पहले अच्छे से समझ लेते हैं तो राजनीति हमें वैसे ही समझ में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान की तरह उस समय भी धर्म का राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, अच्छा खासा शिकंजा धर्म का राजनीति पर है। हर जगह धर्म का हस्तक्षेप है, हर जगह धर्म ने अपने आप को निर्धारित करते हुए दिखाया है। दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन धर्म, समाज, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, दोस्तों इनमें से दो चीज़ धर्म और सामाजिक व्यवस्था बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक व्यवस्था को, सोशल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों, धर्म पढ़ा था हमने, उम्मीद करता हूँ कि सबने वो वीडियो देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सब चीज़ उपलब्ध है, बस एक बार आपको जाना है। तो दोस्तों, धर्म को पढ़ते टाइम हमने बात की थी कि कई सारे जगहों पर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेद, अरण्यक, इन सब चीज़ों का हमें उल्लेख मिलता है और इन सब चीज़ों की मदद से ही हम उनकी आर्यों की उत्तर वैदिक कालीन स्थिति को पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक कालीन स्थिति को समझ सकते हैं। हमारे साहित्यिक स्रोत और हमारे पुरातात्विक स्रोत, दोस्तों सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी है, आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा था। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर अग्रसर हुई है, यहाँ पर बढ़ी है, यानी कि वही व्यवस्था यहाँ पर आगे बढ़े हैं और आगे उनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और वेदक, ये तीन प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थीं, जहाँ से राजा का चुनाव, सरदार का या कबीले के सरकार का चुनाव किया जाता था। दोस्तों, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि राजा के पास किसी प्रकार की कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी और ना ही राजा ने किसी अधिकारियों को रखा उस टाइम। लेकिन आज के समय की बात करें हम, वर्तमान इंडिया की बात नहीं तो कहें इंडिया की बात कहाँ से आ गई। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। यहाँ पर अब राजा दोस्तों साम्राज्यवादी हो गए हैं। अब राजा यहाँ पर साम्राज्यवादी हो गए हैं। अब राजा छोटे छोटे से क्षेत्र में राज करने से खुश नहीं है। अब राजा को बड़ा बड़ा जो क्षेत्र है वो पसंद आता है। अब राजा की इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, पहली चीज़ तो है राजा साम्राज्यवादी हो गए। हमने पढ़ा था कि ये पश्चिम से पूर्व में गंडक नदी या सदा नीरा नदी तक अपने विस्तार को बढ़ाते हैं, अपने कब्जे को ये आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस काल में हमें पहली चीज़ तो पता चलती है कि राजा साम्राज्यवादी हुए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि राजा जो है
क्या ये अभी भी चुना जाता है? जो हमारे राजा जी हैं, क्या ये आज भी चुने जाते हैं यहाँ पर? कि यहाँ पर ईवीएम मशीन है, एक इलेक्शन कमीशन है, कि जनता यहाँ पर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से वोट डालती हो? क्या ऐसा है यहाँ पर? तो दोस्तों इनके पास ना ईवीएम मशीन है, ना इनके पास कोई इलेक्शन कमीशन है। लेकिन यहाँ पर लेजेंड्स बताते हैं कि राजा का चुनाव तो होता था। अब राजा का चुनाव किन आधारों पर होता था, क्या उसकी कंडीशंस थी, क्या उसके पैरामीटर्स थे, वही तो हमें पढ़ना है, वही यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ पर राजा का चुनाव तो होता था, पेन कभी नहीं चलता, चुनाव तो होता था। अब चुनाव कैसे होता था? यहाँ दोस्तों सभा, समिति और विदत, ये तीनों संस्थाएं महत्वहीन हो गई। यहाँ पर सभा, समिति, विदत, ये तीनों संस्थाएं महत्वहीन हो गई। यहाँ पर विदत पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। यहाँ सभा, बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं, बड़े बड़े जो रईस होते हैं, कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं, अब सभा उनका नेतृत्व करने लगे। हमने महाभारत में देखा है कि कैसे बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े ब्राह्मण वर्ग के लोग अपनी सभा में अपने राजा का किस प्रकार राज्याभिषेक करते हैं, किस प्रकार अपने राजा को चुनते हैं। अब चुनने के लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? आज हम अगर किसी राजा को, जैसे कि हम प्रधानमंत्री को ही चुनते हैं, तो हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स तो रखते हैं कि चलो भाई ये अगर खासियत हो, ये स्पेसिफिक व्यक्ति लगता है तो हम उसको चुनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ थी कि राजा का चुनाव होता था, और राजा का चुनाव इस पैरामीटर्स पर होता था कि राजा पहले तो भैया शक्तिशाली हो, ऐसा नहीं हो कि किसी को भी राजा चुन लिया। राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने किसी को भी उठा के राजा बना दिया, कल को बाढ़ भी आ गई, आक्रमण भी हो गया, एक हाथी घुस आया, तो राजा तो है ही नहीं। तो यहाँ पर राजा का चुनाव होता था एक शक्तिशाली या बलशाली व्यक्ति को चुना जाता था सभा के माध्यम से। ये ऐसा लेजेंड्स बताते हैं, इस तरीके से चुना जाता था। तो ये हमने चुनाव करवा दिया पहले तो राजा का, कि चलो भाई राजा का चुनाव हो गया, राजा साम्राज्यवादी हो गए। सभा, समिति और विदत, ये तीनों महत्वहीन हो गए। जहाँ पर हमारी विदत तो लुप्त हो गया, अब इसका हमें ज़्यादा उल्लेख देखने को नहीं मिलता। केवल सभा, जो हमारी सभा है, ये हमारी सभा और ये हमारी समिति, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये जो सभा समिति है, या बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े रईसों की ये नेतृत्व करने लगे, सभा और समिति। तो दोस्तों हमें पता चलता है कि राजा का चुनाव होता था और सभा और समिति महत्वहीन हो गए, राजा साम्राज्यवादी हो गए। दोस्तों अब आप बोलोगे कि भाई उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में हमने कभी तो पढ़ा था ऐसा, कहीं हमने सुना था कि भाई जो पद है राजा का वो वंशानुगत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने महाभारत में देखा है, महाभारत में हमने देखा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र थे, कौन? हमारे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को राजा बनना था, लेकिन राजा बनने के लिए दोनों में लड़ाई हुई। दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए बार बार महाभारत का उल्लेख यहाँ पर होता है। लगभग 950 BC के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ है, या 1100 BC के पास। ये इंडियन फैक्ट है और ये यूरोपियन फैक्ट है। मुझे यूरोपीय व्यक्ति का नाम नहीं पता, लेकिन इंडियन जो हमारे आर्यभट्ट हैं,
उन्होंने भी इस बात की गणना की थी कि महाभारत का युद्ध कब हुआ होगा। तो दोस्तों हमने देखा है कि किस प्रकार से लड़ाई हुई थी, किस प्रकार से युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर अब पद चुना तो जा रहा है, लेकिन अब पद वंशानुगत हो गया है, यानी कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन कई बार लड़ाइयाँ होती थी, कई बार युद्ध हो जाया करते थे, बड़े बड़े बार होते थे। हमने देखा है, महाभारत का युद्ध देखा है हमने कई सारे सीरियल्स में देखा है, आगे हम देखेंगे तो कितने बड़े बड़े युद्ध हैं। तो दोस्तों पद वंशानुगत हो गया, सभा समिति यहाँ पर विलुप्त हो गई, राजा साम्राज्यवादी हो गए। अब यहाँ पर राजाओं ने अधिकारी रखना भी प्रारंभ कर दिए हैं। अब यहाँ पर राजा 12 प्रकार के अधिकारी रखता है और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों राजाओं को, माफ कीजिए, अधिकारियों को रत्नी कहा गया है। रत्नी, राजाओं को रत्नी कहा गया है और रत्नियों को वीर माना जाता है। वीर मतलब माइटी, इंग्लिश में वीर माना जाता है, अच्छा शक्तिशाली माना जाता है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में रत्नियों का उल्लेख मिलता है और ये रत्नी या अधिकारी 12 प्रकार के होते हैं, जिनमें हमारी राजमहिषी, हमारी जो रानी है राजा के, वो होती है। दोस्तों इसमें हमारी राजमहिषी है, ये हमारी राजा की पहली अधिकारी है। स्वयं राजा भी एक अधिकारी है, यहाँ पर राजा खुद का अधिकारी है, राजा खुद एक अधिकारी होता था। राजमहिषी, राजा, पुरोहित, भागदूत, दोस्तों राजमहिषी, राजा, पुरोहित, भागदूत, हमारे ग्रामीणी, ऐसे करके दोस्तों 12 अधिकारी होते थे। सेना अध्यक्ष, ये सैन्य प्रधान, ऐसे करके 12 अध्यक्ष होते थे, जिसमें पुरोहित एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। दोस्तों हमने पुरोहित के बारे में उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था वाली क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी है कि पुरोहित किस प्रकार से यहाँ पर राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, और राजनीति पर पूरा जो दम है किसका है? पुरोहित का है। पुरोहित जो बोलता है राजा वही करता है, क्योंकि ये राजा को ज्ञान देते हैं, राजा से बड़े बड़े अनुदान की मांग करते हैं, दान की मांग करते हैं। और हमने पढ़ा था कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा से पुरोहित ने कहा कि हमें सोना, हीरा, मोती, चांदी, वो चारों दिशाओं में भूमि चाहिए, राजन का निकल नहीं करवाना कोई यज्ञ वज्ञ। कहते तुम सब रख लोगे तो फिर हम कहाँ जाएं हम देश छोड़ के, कुछ बचेगा ही नहीं ना दोस्तों, सब कुछ मांग लिया, राजन का नहीं करवाना। तो पुरोहित एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जो ज्ञान देने वाला अधिकारी माना जाता था। दोस्तों भागदूत या संग्रहीता, दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। अब यहाँ पर दोस्तों जो नजराना पेश किया जाता था राजा के सामने खुश होकर, यानी कि जो उपहार वाली व्यवस्था थी, अब वो यहाँ पर अनिवार्य हो गई। पहले जो ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, राजा को भेंट स्वरूप कुछ उपहार लोग देते थे, जिनमें हमने पढ़ा है कि वैश्य एक प्रमुख जाति थी जो इनको उपहार देती थी, इनको कर देती थी, टैक्स देती थी, जिस पर राजा का और पुरोहित का जीवन यापन चलता था। तो दोस्तों ये जो टैक्स देते थे, मतलब जो उपहार देते थे अपने मन से, अपनी खुशी से, अब वो यहाँ पर अनिवार्य हो गया, और उसके लिए संग्रहीता एक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि जाओ, टैक्स ना दे तो
उन्हें मार मार कर टैक्स वसूलो। ये वाली स्कीम भी यहाँ पर शुरू हुई, टैक्स यहाँ पर अनिवार्य हुआ है, टैक्स अनिवार्य हो गया। दोस्तों जो हमारे राजा हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत वर्णित है, उसी के आधार पर हम ये बात करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत वर्णित है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में 12 प्रकार के अधिकारी बताए हैं, जिन्हें रत्नी कहा जाता था, रत्नियों को वीर कहा गया है। हमारी राजमहिषी, राजा, पुरोहित, भागवत, ब्राह्मणी, सेनाध्यक्ष, कुलप, ऐसे करके ये 12 अधिकारी होते थे। दोस्तों टैक्स यहाँ पर अनिवार्य हो गया है, नजराना यहाँ पर अनिवार्य हो गया है। प्यार वाला नजराना नहीं है, ये टैक्स वाला नजराना है, तो गलत ना समझे। तो दोस्तों ये इतनी राजा की पॉलिटिक्स है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी राजनीति में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। लड़ाइयाँ कैसी कि पुरोहित कहता है हम बड़े, राजा कहता है हम बड़े, हम बड़े के चक्कर में दोनों लड़ पड़े, और दोनों लड़ पड़े तो अब यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई को देखकर वैश्य और शूद्र बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत प्रताड़ित करते हैं ये उनको। वैश्यों को और शूद्रों को ये इतना प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि शूद्र तो राजनीतिक व्यवस्था से बाहर है, अनार्यों का तो यहाँ नाम भी हमें देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों वैश्य केवल टैक्स देने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। टैक्स बड़ी दूर दूर बेचारे व्यापारी करते हैं हमारे वैश्य, और उन्हें ही टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों कभी कभी राजा और हमारे जो पुरोहित हैं, इनमें लड़ाइयाँ हो जाती थी, लेकिन जब इन्हें निचले तबके के लोगों से निपटना है तो दोनों एक दूसरे के भाई हो जाया करते थे। भाई भाई हैं, तो दोनों एक दूसरे के भाई हो जाया करते थे, और वैश्यों को और शूद्रों को मिलकर मारते थे फिर। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लगभग अंतिम स्थिति में हमने पढ़ा है कि लगभग 600 ईसा पूर्व के पास उपनिषद, दर्शन, जिनमें हमारे 6 दर्शन हैं, इन सब का उदय हुआ, अरण्यकों का उदय हुआ। यहाँ पर राजा और पुरोहित यानी क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने लगे लोग। इनमें कभी कभी क्षत्रिय स्वयं भी शामिल हो जाया करते थे, और कभी कभी वैश्य और शूद्र, ये तीनों ब्राह्मण की सर्वोच्चता का विरोध करते थे। तो दोस्तों इस काल में अंतिम में कुछ नई चीजें हमारे सामने आई है। दोस्तों सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है गोत्र व्यवस्था, लेकिन मैं इसको पॉलिटिक्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर संस्था के रूप में विद्यमान हुई थी गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था किसी एक वर्ग के लिए स्थापित नहीं की गई थी, ये एक संस्था हुआ करती थी, जिसमें गोत्र व्यवस्था का अर्थ ये होता था कि जो गौशाला है, जो पशुधन है, वो एक जगह पर रखा जाए। ये गोत्र व्यवस्था का अर्थ होता था कि एक जगह पर सारा पशुधन रखा जाए, एक जगह पर सारी गायों को, जो भी पशु हैं, उनको रखा जाए। गोत्र का अर्थ गौशाला होता है। तो दोस्तों गोत्र व्यवस्था को थोड़ा सा डिटेल में अब हम समझते हैं। दोस्तों गोत्र व्यवस्था एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए,
क्योंकि अचानक से गोत्र व्यवस्था का जन्म ये जो हो रहा है ये आज तक चला आ रहा है। तो गोत्र व्यवस्था का सबसे पहले तो हम अर्थ समझें कि इसका अर्थ क्या होता है। आधे से ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ाने वालों को और आधे से ज़्यादा लगभग सारे हिस्ट्री पढ़ने वालों को ये गोत्र का अर्थ भी नहीं पता, और पता है तो ये बताते नहीं। क्यों नहीं बताते, उसके लिए उनसे मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो गोत्र है, गोत्र का अर्थ होता है गौशाला या वह स्थान जहां सारे पशु रखे जाते थे। दोस्तों गोत्र व्यवस्था किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। गोत्र का अर्थ होता है गौशाला या वह स्थान जहां पर सारे पशु रखे जाते थे। लेकिन आगे चलकर भारत की बदनसीबी से ये व्यवस्था वंशानुगत क्रम का सूचक हो गई और सगोत्री विवाह प्रारंभ हो गया। माफ कीजिए, सगोत्री विवाह बंद हो गया। यानी कि अब जो एक जैसे गोत्र के लोग हैं अब उनका विवाह नहीं होगा। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझें। गोत्र का अर्थ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। गोत्र व्यवस्था का जन्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ। गोत्र का अर्थ होता है गौशाला या वह स्थान जहां पर सारे पशु रखे जाते थे। लेकिन भारत की बदनसीबी से, भारत की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था से ये एक वर्ग के लिए बनकर रह गया और इसका अर्थ वंशानुगत का सूचक हो गया। पहले केवल इसका अर्थ गौशाला था जहां पर सारी गाय या सारे पशु रखे जाते थे। लेकिन बाद में दोस्तों ये एक वर्ग के वंश का सूचक हो गया। एक वर्ग के वंश का सूचक हो गया। हमारे मूल गोत्र 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, नीरस, हमारा घोर और हमारे ऐसे करके दोस्तों 8 प्रकार के जो गोत्र हैं हुआ करते हैं। आज हम देखते हैं ना कि भारत में गोत्र अगर एक जैसे हैं तो विवाह नहीं होता, और ये काम शुरू हुआ है उत्तर वैदिक काल से। यहाँ पर गोत्र का अर्थ अब एक वर्ग के लिए हो गया और विजातीय गोत्र विवाह प्रारंभ हो गया। यानी कि अब अगर आपका गोत्र सेम है तो आप शादी नहीं कर सकते। कभी कभी टेंशन हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि दो लोगों के गोत्र बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत तेज मिल जाते हैं, तो परिवार वाले मना कर देते हैं शादी करने से कि आप सगोत्री हैं, आपकी शादी नहीं हो सकती। भारत में होता है ये कि अगर आपके गोत्र सेम है तो आपके विवाह नहीं किया जा सकता, आपकी शादी नहीं की जा सकती एक दूसरे से, कि सगे भाई बहन माना जाता है अगर गोत्र एक जैसे हों। तो दोस्तों गोत्र का अर्थ, बाद में गोत्र की क्या स्थिति हुई, और उत्तर वैदिक काल में विजातीय गोत्र विवाह भी प्रारंभ हो गया। पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही विजातीय गोत्र विवाह प्रारंभ हुआ है, इससे पहले तो सब चलता था। दोस्तों 8 प्रकार के गोत्र होते हैं। 8 प्रकार के गोत्र होते हैं, जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, नीरस,
घोर, अत्रि, भारद्वाज, बृहस्पति। ये ऐसे हमारे 8 प्रकार के गोत्र होते थे, आज भी होते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, नीरस, घोर, अत्रि, भारद्वाज, बृहस्पति। कभी कभी नाम चेंज भी मिलते हैं, लेकिन संभाल लेना है क्योंकि भारत है। तो ये 8 प्रकार के गोत्र होते हैं। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई है, इससे पहले गोत्र व्यवस्था नहीं थी, ये याद रखने वाली बात है। उत्तर वैदिक युग में गोत्र व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक युग में हुआ है। गोत्र व्यवस्था का जन्म उत्तर वैदिक युग में हुआ है। एक बार और बोलें तो दोस्तों ये हुआ गोत्र व्यवस्था का जन्म। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सिस्टम शुरू हुआ कि मैं ये चीज़ें राजनीतिक स्थिति में क्यों पढ़ा रहा हूँ। गोत्र ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक स्थिति में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये पहले संस्था के रूप में शुरू हुआ था, बाद में ये सामाजिक स्थिति का हिस्सा बन गया। गोत्र संस्था के रूप में शुरू हुआ था भाई, गोत्र बहुत बाद में चलकर राजनीति का हिस्सा बना है, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बना है। तो दोस्तों ये थी गोत्र की स्थिति। आगे चलकर थोड़े से और आगे की बात है, 600 के ही आसपास की, आश्रम व्यवस्था, एक नया सिस्टम। बाद के वैदिक ग्रंथों में, बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में हमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। जाबालो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इन उपनिषदों में 4 प्रकार के आश्रम देखने को मिलते हैं। आश्रम को भी डिटेल में पढ़ेंगे अब हम। दोस्तों आश्रम व्यवस्था हमारे जाबालो उपनिषद में चार प्रकार के आश्रम, जाबालो उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम वर्णित हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंतिम है संन्यास। ब्रह्मचर्य ये 0 से 25 साल, 25 वर्ष, 100 साल आप आयु को मान लें। आयु को अगर आप 100 साल मान लें और इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 25 साल के 4 आश्रम हुआ करते थे, यानी वर्ण आश्रम हुआ करते थे, जिनमें ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, उसके बाद हमारा गृहस्थ, यानी कि ब्रह्मचर्य व्यवस्था से अब आप बाहर आओ, आप शादी कर सकते हो और 25 से 50 साल तक आप विवाहिक जीवन में रह सकते हो। इसके बाद आपको आना है वानप्रस्थ। अब आप जंगल में चले जाओ, आपका घर में कोई काम नहीं है, 50 से 75 वर्ष। उसके बाद आप सन्यासी ले लो, सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाओ, आपका पूरा जीवन यहाँ पर समर्पित कर दो, 75 से 100। लेकिन आजकल जो एवरेज आयु है वो 55 से 60 हो चुकी है, अब तो कोई जीता ही नहीं है। तो दोस्तों जाबालो उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, अभी हम 19 साल के हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य जीवन चल रहा है। यहाँ पर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यहाँ पर हमें, जो हम कहते हैं ना कि 0 से 25 साल तक के बीच में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद ही आप विवाह करें, ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है, ये वही है। तो दोस्तों ये
0 से 25 साल तक आपको विवाह नहीं करना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको यहाँ लड़कियों से दूर रहना है, आपको महिलाओं से दूर रहना है। गृहस्थ, अब आप शादी कर सकते हो 26 साल की उम्र में। शादी करने की उम्र 26 साल, लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो व्यवस्था देखा है हमने, बाल विवाह शुरू हो गया। तो लड़कियों की उम्र में जो 12-12 साल की लड़कियां, उनकी भी शादी होने लगी। दोस्तों, वानप्रस्थ, गृहस्थ जीवन से अब आप चले जाओ, आपने बहुत घर गृहस्थी में अपना जीवन देख दिया है, उसके बाद आप सीधा जंगल में जाओ, कुछ 50 से 75 साल तक रहो, उसके बाद संन्यास लो और टिकट कटवाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आश्रम व्यवस्था, जो ऋग्वेदिक काल में, ये लगभग 800 से 600 के बीच की ही घटना है, क्योंकि इस समय ब्राह्मण युग चला है और ब्राह्मण युग में कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, कई सारे उपनिषद लिखे गए हैं, जिनमें इनकी बात की गई है। तो दोस्तों, ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था के इतने किस्से थे, इतनी कहानियाँ थी उत्तर वैदिक काल की। हमने राजा के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उसके अधिकारियों के बारे में समझा कि अधिकारी क्या क्या किया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है दोस्तों पुरोहित, दूसरा संग्रहीता। संग्रहीता इसलिए महत्वपूर्ण अधिकारी क्योंकि यहाँ पर टैक्स व्यवस्था शुरू हो गई है, तो संग्रहीता आपको ध्यान रखना है, संग्रहीता आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, जैसे कि जाबालु उपनिषद, इन उपनिषदों में जो चीज़ें वर्णित हैं, उन उपनिषदों के नाम इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उपनिषदों में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, गोत्र व्यवस्था कब आई, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, जानने लायक चीज़ है। आश्रम व्यवस्था कब आई, ये सारी चीज़ें जानने योग्य हैं। ये मैंने सामाजिक व्यवस्था में ना पढ़ाकर आपके साथ सामाजिक व्यवस्था में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने इसको आश्रम व्यवस्था, माफ कीजिए, राजनीतिक व्यवस्था में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये राजनीति के हिस्से थे। गोत्र व्यवस्था राजनीतिक संस्था थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम इनकी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, अर्थात कृषि और पशुपालन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़कर कंपैरिजन करेंगे आर्य संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करें, आप वीडियो पूरा नहीं देखते, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।